Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Stan Munib and today our topic of discussion is research design in nutrition, MSc first semester. Propose research in nutrition. Purpose of research in nutrition हमें पता है beneficial harmful effects of nutrient फाइंड करना होता है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं, कुछ जो है वो थोड़ी सी समझाने वाली हैं, तो मैं फोकस करूंगा समझाने वाली चीज़ों पे ताकि हमारा जो है वो सिंगल लेक्चर में चीज़ें कवर हो जाएं। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हवाले से जब आप बात करते हैं और उसके अंदर उनके अंदर किसी भी एक हेल्थ या डिजीज कंडीशन, कोई हेल्थ बिहेवियर प्रिवेल कर रहा है या कोई डिजीज कंडीशन अगर प्रिवेल कर रही है उनके अंदर, तो उस चीज को हम कहते हैं कि उनके अंदर जो है वो उसकी प्रेवलेंस को एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी फैली हुई, किस पैटर्न से फैली, पहले किसको हुई फिर किसको हुई, ठीक है, और उसके कॉजेज या क्यों क्यों हुई, किस वजह से उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में वो एक बीमारी या वो एक हेल्थ पॉइंट इंडिकेटर फैला है, उस चीज की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ लेना। ये बेसिकली जो है ये लेआउट जो है वो सर को देना बहुत पसंद है, सर पसंद करते हैं कि इस तरह की चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड हो। टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज स्टडीज जितनी भी हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल वो होती हैं जिनके अंदर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, ठीक है, यू जस्ट ऑब्जर्व। इसी वजह से इनको आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी कहा जाता है। इसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। मतलब क्या है कि अगर आपने इवन डेट अगर आपने चेक करना है कि सिगरेट का इम्पैक्ट क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, आप लोग ही वो चूज करते हो जो ऑलरेडी सिगरेट पी रहे हैं और उनमें ऑब्जर्वेशन करते हो किसकी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। अगर आप इसी को इंटरवेंशनल स्टडी बनाना चाहो तो उसमें क्या होगा कि आपको सिगरेट देनी पड़ेगी, आप एक नॉर्मल पर्सन लोगे उसको सिगरेट दोगे और फिर उसको उसके अंदर इंटरवेंशनल, ये आपकी अब इस आपने क्या कर दिया, उसके नॉर्मल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें आपको ये एक एक्सेप्ट एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो, अपनी तरफ से एक एडिशन करते हो, अपनी तरफ से कंडीशन सेट करते हो, उसको इंटरवेंशनल स्टडी कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर फर्दर दो टाइप है, पॉपुलेशन बेस्ड, इंडिविजुअल बेस्ड। पॉपुलेशन में फिर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल है, इसी तरह इंडिविजुअल में भी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, हेल्थ हेल्थ सर्वे, और एनालिटिकल क्या है, इकोलॉजिकल स्टडी। इनकी आगे डिटेल आती है कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है बेसिकली। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होता है कोई एक चीज जो डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें आएंगे और इसकी डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास केस रिपोर्ट है, केस स्टडीज है, जो कि हम आगे अलग से फाइल में पढ़ेंगे। एंड एनालिटिकल के अंदर हमारे पास क्रॉस सेक्शन स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी है। इन सब की डिटेल आगे जब आएगी, जब आपको वो डिटेल समझ आ जाएंगी तो आपको ये चीजें जो है वो आसान लगेंगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेंडमाइज है और नॉन रेंडमाइज। एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ इंटरवेंशन, आप एक कोई चीज अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हो तो आप यू विल सी के मतलब उसमें अगर आपको कहते हैं जी चिया सीड ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, तो अब आपने चिया सीड्स देंगे तो ही पता लगेगा ना। तो आपने चिया सीड्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट की और उसको फिर आप देते हो लोगों को, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो, तो ये इंटरवेंशनल स्टडी हो गई है, ठीक है। अब इनमें रेंडमाइज है, रेंडमाइज क्या होती है, रेंडमाइजेशन नॉन रेंडमाइजेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि रेंडमाइजेशन क्या होती है कि जिसके अंदर आप रेंडमली जो है वो लोगों को चूज करते हो, ठीक है। और जो नॉन रेंडमाइज होती है उनके अंदर आप जो है वो विदाउट रेंडमाइजेशन अपनी मर्जी के लोग चूज करते हो। ये हम टाइप ऑफ रेंडमाइजेशन के अंदर कर चुके हैं पिछले टाइप ऑफ सैंपलिंग के अंदर, ठीक है। इंटरवेंशन की बेस पे भी ये अलग से लेआउट है, आप इनमें से कोई एक ही करना होता है। इंटरवेंशन की बेस पे यस है नो है, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिजाइन हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, अगर इंटरवेंशन नहीं है तो ऑब्जर्वेशनल, बाकी उसकी फर्दर टाइप्स हैं। इसी तरह ये भी टाइप्स दी हुई हैं, ये भी टाइप्स दी हुई हैं, ये अलग है, और ये जो है वो लिखा हुआ है एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। सर अगर इस लेआउट को देंगे सर इसी तरह ये हेडिंग बना के देंगे, एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। अब डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोजर, एक्सपोजर का मुराद है कि अपने उसने खुद से कोई चीज डिसाइन की है, अगर की है तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, नहीं की तो वो ऑब्जर्वेशन स्टडी है। अगर उसमें रैंडम एलोकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैंडम एलोकेशन अगर की है तो वो हो जाएगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अगर रैंडमाइजेशन नहीं की तो वो हो जाएगी नॉन रैंडमाइज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन स्टडी में है तो उसमें कंपैरिजन ग्रुप है। कंपैरिजन ग्रुप क्या है कि अगर हमारे पास उसका एक कंपेर हमें उस डाटा को किसी
के साथ कंपेयर करना है तो वो हो जाएगी एनालिटिकल स्टडी। और डिस्क्रिप्टिव है कि अगर हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। मिसाल देता हूँ, अगर आप कहते हैं पंजाब का डाटा लेते हो और उसको कंपेयर करते हो बलूचिस्तान के डाटा से, तो वो स्टडी हो जाएगी एनालिटिकल स्टडी, बिकॉज यू हैव अ कंपैरिजन ग्रुप। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पंजाब की बात करनी है, पंजाब के अंदर डायबिटीज कितनी फैली है, तो वो क्या हो जाएगी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाएगी, क्योंकि आप एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यहां से भी आपको समझ आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव हेल्थ सर्वे। पाकिस्तान का हेल्थ सर्वे कर लें कि कौन सी बीमारी कितनी फैली हुई है, सिंपल। एनालिटिकल में क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल स्टडी है, इसमें आप कंपेयर करोगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या डायबिटीज का क्या लेवल है, तो वो क्या हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा। अच्छा, एनालिटिकल में फर्दर तीन टाइप्स हैं, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो कोहोर्ट स्टडी है, इसमें बेसिकली आप एक्सपोजर के टाइम पे स्टडी शुरू करते हो और आउटकम की तरफ चलते हो। ठीक है, मतलब इस टाइम पे अब अगर आप ये स्टडी करना चाह रहे हो कि स्मोकिंग का सीवीडी पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, तो आप आज उन लोगों को स्टडी करना शुरू करोगे जो आज सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, और एट द एंड एक दो साल में या एक जो भी आपका एक टाइम पीरियड सेट होगा, उसके बाद यू विल ऑब्जर्व देम कि उनके अंदर क्या फर्दर एक्सपोजर आया। ठीक है, तो सॉरी आउटकम क्या आया। तो एक्सपोजर के टाइम पे आपने स्टडी शुरू की और आउटकम पे आपकी स्टडी एंड होती है। जो केस कंट्रोल है, इसमें आउटकम आया होता है और उसकी तरफ से आप वापस पढ़ते हो एक्सपोजर। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। आज एक्सपोजर है, आज पॉजिटिव फैक्टर है, कल उसमें आउटकम आना है, डिजीज फैलनी है या कोई हेल्थ इम्पैक्ट आना है, तो ये हो जाएगा एक्सपोजर टू आउटकम। पहले एक्सपोजर आ जाए, आप आउटकम को स्टडी करते हो, तो ये होती है प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर की स्टडी। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि आउटकम आ गया, आज आपने जो है वो सीबीटी वाले लोग ले लिए हैं और उनमें आप बैकवर्ड स्टडी करते हो कि इनके अंदर क्या सिनेरियो था, पीछे पास्ट में इन्होंने कोई सिगरेट पी थी, कभी सिगरेट पीते रहे हैं, तो उससे आप क्या हो कि आप पास्ट में अब आउटकम आ चुके हैं, अब आप बैकवर्ड जाते हो एक्सपोजर को फाइंड आउट करने, कॉज कॉज फाइंड करने। तो जब आप आउटकम से कॉज की तरफ जाओगे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव है। और अगर आपके पास आज एक्सपोजर है या कॉज है और कल आप उसको स्टडी करोगे फॉर आउटकम, तो वो हो जाएगा आपकी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में आ जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव आपकी केस कंट्रोल में आ जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है जिसमें एक्सपोजर आउटकम सेम टाइम पे है, जैसे कोरोना एक्सपोजर भी था आउटकम भी था, एट अ सेम टाइम हो रहा था, तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे लिखा जाएगा एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, तो आप उस चीज को उसके हिसाब से कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, एनालिटिकल के अंदर आप कंपैरिजन करते हो टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इसके अंदर ये है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर बताते हैं कौन इफेक्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किधर हुआ। मतलब आप एक डिटेल किसी चीज के मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, भाई ये बीमारी थी, इसको हुई, इस जगह पे हुई और इस टाइम पे हुई। ठीक है, सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ये वाई और हाउ को बता नहीं रहा, लीड कर रहा है उनकी तरफ। जब आपको ये चीजें पता लग गई, फिर आप ढूंढते हो क्यों, अगर इस बंदे को इस जगह पे ये बीमारी हुई तो क्यों हुई। जब क्यों का आंसर करने लगोगे फिर एनालिटिकल में आ जाओगे, और जब उसी की डिटेल दे रहे होगे फिर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करोगे, वाई क्यों हुई और कैसे हुई। जब ये आप बताने लगोगे तो फिर आप एनालिटिकल करोगे, ये हाइपोथेसिस डेवलप करेगा। ठीक है, आपको जब पता लगेगा इस बंदे को इस वजह से ये, इस बंदे को यहाँ पे ये हुई, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि इस हो सकता है का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस है। अभी बात ऐसी नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया अगर लोग सिगरेट पी रहे हैं तो आपने जब ये हु एक स्मोकर, क्या उसको सीवीडी हो गया कब, जब मतलब इतनी देर उसने सिगरेट पीने के बाद, तो आप हाइपोथेसिस बना लेते हो कि अगर इतनी देर सिगरेट पी जाए तो सीवीडी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाएगी। एनालिटिकल में क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। ठीक है, फिर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल लोगों से कि क्या, या अदर सीवीडी से या अदर कॉज से, कि भाई उनमें क्या चेंजेस है और इसमें क्या चेंज है। और जब चेंज को आप स्टडी करते हो तो आप उसे एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो कि वो बात ठीक है भी या नहीं है। ठीक हो गया, ये आपकी थी अभी तक बेसिक बेसिक। आगे कुछ स्टडीज हैं, लेबोरेटरी स्टडीज, यू नो अबाउट इट, जो लेबोरेटरी में की जाए। एनिमल जो है वो ह्यूमन ट्रायल से पहले किए जाते हैं, एनिमल पे स्टडी सबसे पहले लैब में काम किया जाता है किसी भी चीज पे। ठीक है, केमिकल्स की मतलब अगर आप किसी कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी चेक करना चाह रहे हो तो डायरेक्टली उसको ह्यूमन को नहीं दे देते वो फूड, आप उसकी केमिकल एनालिसिस के जरिए चेक करते हो कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है भी या नहीं है।
ठीक है। फिर एनिमल्स पे उस स्पेसिफिक फूड वो एनिमल्स को दिया जाता है, या जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट फिर जो है वो एनिमल्स पे चेक किया जाता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल, जिसको ह्यूमन ट्रायल भी कहते हैं। इसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज के अंदर जो है वो आफ्टर एनिमल टेस्टिंग जो ड्रग है उसको चेक किया जाता है बिल्कुल थोड़े से लोगों पे, ठीक है, हेल्दी वॉलंटियर होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उन पे चेक किया जाता है कि ड्रग या जो भी फूड या जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये लेआउट इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल लिखा मैं यहाँ से पढ़ा दूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये चीजें भी आपने ये जो लेआउट है सर अल्लाह रखा को बहुत पसंद है, ठीक है। फेज 1 ट्रायल जो है वो इन रेयर डिजीज लाइक एफओपी, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जो बहुत कम फैली हुई हैं, बहुत कम है, उनमें आपको बहुत ज्यादा वॉलंटियर नहीं मिलते, तो फिर आप उनमें उन्हीं लोगों पे स्टडी करते हो जो कि जिनमें वो बीमारी मौजूद है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन में तो एग्जिस्ट ही ना कर रही, तो आप प्रॉपर इसको स्टडी नहीं कर पाओगे। इस वजह से आप लोग ही वो चूज करते हो जिनमें वो बीमारी है। फेज 2 के अंदर क्या है कि आप थोड़े से ज्यादा लोग, पहले आपने थोड़े लोगों पे ट्राई किया, आप थोड़े से और ज्यादा लोगों पे चेक करते हो, और इस बार वो लोग भी इंक्लूड कर लेते हो जिन्हें बीमारी है। पहले हमने हेल्दी लोग लिए थे सिर्फ, अब हम उन लोगों को भी ले लेंगे, बेशक कॉमन बीमारी है या रेयर है, अब दोनों तरह के लोग लेंगे, नॉर्मल वाले भी और डिजीज वाले भी। जिससे आपको इससे इस फेज 2 का पर्पस क्या होता है, सेफ्टी को चेक करना। एक सेफ्टी चेक हो जाएगी कि भाई ड्रग या जो भी फूड है वो बीमारी कॉज कर तो नहीं रहा, वर्स तो नहीं कर रहा, और दूसरा उसका, क्योंकि आपने इस बार डिजीज वाले लोग भी ले लिए हैं, तो इस वजह से वो इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन डिजीज भी चेक कर लेगा, ठीक है। इस केस में आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स देते हो, ताकि आपको पता लगे कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ओके है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे आप फिर एक 2 mg, 3 mg, 4 mg आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ mg दे दी, ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी जो अमाउंट ऑफ दैट ड्रग है कि वो बीमारी को क्योर करने में हेल्पफुल होगी विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट कॉज किए बगैर। इसके साथ साथ एक प्लेसिबो कंसेप्ट भी होता है। प्लेसिबो बेसिकली क्या होता है, आपने गोली बनाई, एक दवाई बनाई, अब आपने उसको चेक करना है, ठीक है, तो आप उसको एक कंपेयर करते हो एक प्लेसिबो से। प्लेसिबो क्या होता है, ये एक गोली होती है, दोनों गोलियां सेम कलर की हैं, सेम वाइट कलर, सेम शेप, हर चीज उनकी सेम है, लेकिन एक के अंदर ड्रग है जो हम चेक करना चाह रहे हैं और दूसरे के अंदर नहीं है, लेकिन बताया यही जाएगा कि दोनों गोलियां हैं। इससे ये आता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट चेक किया जाता है, ठीक है। प्लेसिबो की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो प्लेसिबो क्या होता है कि ये असल में ड्रग नहीं होता, ये सिर्फ चेक किया जाए। कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को फील करें कि मुझे सुकून मिल रहा है, तो सुकून मिल जाता है, मुझे पेन नहीं हो रही तो पेन नहीं होती। दवाई जो है जब आप खा लेते हो तो आपके जहन में होता है दवाई खा ली अब ठीक हो जाएगा, 50% पेन वैसे ही सही हो जाती है, ठीक है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दिखाया ये जाता है कि हम आपको गोली दे रहे हैं, बट असल में गोली के अंदर वो ड्रग नहीं होता, जो अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं होता। फेज 3 के अंदर जो है जो लोग रिसर्चर जो है उन लोगों को स्टडी करता है जिन्होंने ड्रग को रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, एदर इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब उनको उनमें बेहतरी आ गई, या उनमें साइड इफेक्ट आया। अब जिसमें बेहतरी आ गई वो भी और जिनमें साइड इफेक्ट आया वो भी, उन सारों को स्टडी किया जाता है, ठीक है। इस द ट्रायल इन्वॉल्व मोर पार्टिसिपेंट एंड ऑफन कंपेयर द ड्रग टू अ प्लेसिबो टू मेजर इट्स ट्रू इफेक्ट, और उसके बाद उसको प्लेसिबो से कंपेयर किया जाता है। रेयर डिजीज के केस में नेचुरल हिस्ट्री डेटा में भी यूज इंस्टेड ऑफ प्लेसिबो। अब जो केसेस रेयर होंगे जिनमें इतने लोग आपको नहीं मिलते, उनमें फिर नेचुरल हिस्ट्री डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। फेज 4 क्या है कि इसमें ड्रग जो है वो अभी अप्रूव हो चुकी होती है, इज अप्रूव्ड बाय रेगुलेटर यूएस, मतलब जो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिन्होंने अप्रूव करना होता है कि ये मेडिसिन ठीक है, जब वो उसको अप्रूव कर देती है, अब कुछ इफेक्टिवनेस के, सेफ्टी प्रोफाइल के कुछ चीदा चीदा क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई कंसर्न आ जाते हैं, तो उनको फेज 4 की स्टडी में आफ्टर द लॉन्च ऑफ ड्रग इनटू द मार्केट, पॉपुलेशन के अंदर लॉन्च होने के बाद जो है वो फेज 4 की स्टडी की जाती है। मतलब मार्केट में भी आगे सारा काम भी साथ साथ हो रहा है और बाकी चीजों के अंदर आप उसको जो है वो साथ साथ, मतलब ये फेज 4 जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा आया था नेचुरल हिस्ट्री डाटा, इसी तरह नेचुरल हिस्ट्री स्टडीज
a type of observation study that is designed to look at the course of disease without any type of treatment or intervention. वही ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जिसमें आप चेक करते हो कि कोर्स ऑफ डिजीज क्या होता है, कि पहले बीमारी किस स्टेज पे थी, स्टेजेस ऑफ डिजीज, पहले हल्की है, फिर उससे वर्ष हुई, फिर उससे वर्ष हुई, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। जब इस चीज को आप स्टडी करते हो, इसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री स्टडी। ठीक है, इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आती है कि एक स्पेसिफिक जेनेटिक एनवायरमेंटल और डेमोग्राफिक एनवायरमेंट के अंदर चीजें जो हैं वो किस तरह जो है वो मतलब डिजीज किस तरह प्रोग्रेस करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल स्टडी। जो इकोलॉजिकल स्टडी है उसके अंदर क्या है कि स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ डिजीज अकरेंस टू डिजीज एक्सपोजर इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड नॉट इंडिविजुअल बेस। जब पॉपुलेशन बेस पे आप जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये इकोलॉजिकल स्टडी हो जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। और इसमें आप रिलेशन स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ डिजीज अकरेंस टू डिजीज एक्सपोजर के कितने लोग एक्सपोज हो गए, कोरोना को कितने लोग एक्सपोज हो गए, लेकिन उनमें से बीमारी कितनों को हुई, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, इसके अंदर फिर आप एग्रीगेट डाटा कैलकुलेट करते हो, डिजीज रेट, बर्थ रेट, एक्सपोजर डाटा, जियोग्राफिक रेजिडेंस, मीन इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट, प्रॉक्सिमिटी टू क्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये डिफरेंट चीजें जो है वो आप इसके अंदर स्टडी करते हो। एग्जाम्पल ऑफ डन टू जनरेट और सपोर्ट हाइपोथेसिस, या तो ये हाइपोथेसिस जनरेट करती है या सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस तरह करती है? A hypothesis was stomach cancer increased with consumption of nitrate in preserved food like lunch meat. अब एक स्टडी थी, हाइपोथेसिस थी एक, कि अगर कोई ऐसे प्रिजर्व फूड खाए जाएं लंच में जिनके अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आई। इकोलॉजिकल स्टडी किस तरह इसको सपोर्ट करेगी? फाइंडिंग दैट रेफ्रिजरेशन इन्वेंशन इन 1930 रिड्यूस स्टमक कैंसर। अब इकोलॉजिकल स्टडी क्या थी? एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी थी। एक तो उसने क्या देखा कि 1930 में जब फ्रिज आए, जब रेफ्रिजरेशन की पावर आई, तो उसकी वजह से, क्योंकि रेफ्रिजरेट जब हम चीजों को कर देते थे तो नाइट्रेट का लेवल कम हो जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर के जो केसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए। तो ये पॉपुलेशन लेवल स्टडी हुई होगी डेफिनेटली, जिनमें उन्होंने देखा कि कब किस टाइम के बाद जो है वो स्टमक कैंसर कम होना शुरू हुआ, और उसको उन्होंने रिलेट कर लिया विद रेफ्रिजरेशन, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की टेक्निक इस ईयर में आई थी, तो इस वजह से रेफ्रिजरेशन की वजह से नाइट्रेट वाला लेवल कम हो गया। तो वी कैन प्रूव दैट दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू। इकोलॉजिकल फैलेसी, इट कलेक्ट ग्रुप डाटा दैट डोंट शो इंडिविजुअल डाटा। फैलेसी होते हैं कि आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक, कि ये इंडिविजुअल बेस्ड डाटा नहीं होता, ये ग्रुप डाटा होता है। कंट्री लेवल डाटा, ब्रेस्ट कैंसर इज हायर इन पॉपुलेशन विद हाई फैट इनटेक। अब इसमें इशू क्या आता है? फैलेसी का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ब्रेस्ट कैंसर इज हायर इन पॉपुलेशन विद हाई फैट इनटेक बट नो स्टडी हैज फाउंड रिलेशन ऑफ फैट एंड ब्रेस्ट कैंसर। मतलब वो कहता है कि जब आप पॉपुलेशन लेवल पे हमने एक स्टडी कर ली, तो उन्होंने स्टडी ये किया कि पाकिस्तान के सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैट की कंजम्पशन भी ज्यादा है, और इनके अंदर ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी ज्यादा हैं। एक और जगह उन्होंने इसी तरह स्टडी की कि उनके अंदर भी फैट की कंजम्पशन ज्यादा है और उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो दो जगह जब दे स्टडीड इट, तो उसमें उनको अब ये इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि देयर मे बी अ लिंक ऑफ फैट इनटेक एंड ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को स्टडी किया गया कि फैट इनटेक से ब्रेस्ट कैंसर पे कोई इंपैक्ट आता है, तो देयर इज नो अदर सोर्स, देयर इज नो वैलिड डाटा ऑन इट। तो ये जो है वो अब इकोलॉजिकली आप देखोगे तो पॉइंट वैलिड समझ आता है, इंडिविजुअल लेवल पर डाटा नहीं है। अब इसकी रीजन क्या है? कि कंट्री के जो हाई फैट इंटेक कर रही है उसमें अदर रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली जिनको ना एजुकेशन है, ना उनको गाइडेंस है, ना उनके पास अवेयरनेस है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, तो डेफिनेटली अदर फैक्टर की वजह से उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, फैट की कंजम्पशन से नहीं हो रहा। वेरिएशन जो है इकोलॉजिकली इकोलॉजिक फैलेसी का दूसरी रीजन क्या है? कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन कम होती है। ठीक है, क्योंकि आप एक पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास कंपेयर करने को कुछ नहीं। अब पाकिस्तानी पॉपुलेशन को इंडिया की पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं करोगे। पॉपुलेशन, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, उनके अपने तौर तरीके हैं, इनके अपने तौर तरीके हैं। ठीक है,
जब इनको स्टडी करो तो आपके पास कोई कंपैरिजन ग्रुप ही नहीं है, तो कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता इसके अंदर। केस रिपोर्ट प्रॉपर स्टडी नहीं होती, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसे ही पता लगा कि एक बंदा जो 25 अंडे खाता है दिन के, तो उसका जो नॉर्मल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल था, 88 साल का बंदा जो दिन के 25 अंडे खाता था, उसमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल था। अब वो एक केस आ गया, ठीक है, तो उसको कह देते हैं भाई इस तरह हो सकता, अगर एक बंदे को नहीं हुआ तो इसको स्टडी करना चाहिए, हो सकता है बाकी में भी ना होता हो। तो ये कोई इस तरह कहते हैं कि वो कहते हैं जी अक्सर माए या ये माइयाँ वगैरह आती है ना कि उसको भी ये मसला हुआ था, तो उसने केला खाया, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, केस रिपोर्ट होती है, इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता, प्रॉपर कोई साइंस नहीं होती। ऑब्जर्वेशन स्टडीज में आपको बता चुका हूँ। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। केस कंट्रोल रेट्रोस्पेक्टिव मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि जिसमें हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, कि इसमें आप एक डिजीज सेलेक्ट करते हो और उसके बाद पीछे को चलते हो, हिस्ट्री को पढ़ते हो कि इसमें कौन से ऐसे फैक्टर थे, कौन से ऐसे कॉजेज थे जिसकी वजह से आज ये इस बीमारी में मुबतला है। प्रोस्प ये होती है, दे आर कंपेयर टू न्यूट्रिएंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी हमारे पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसको कोहॉर्ट कहते हैं, इसमें आज उसमें कॉज है, उसमें आज फैक्टर है, मतलब आज वो स्मोकिंग कर रहा है, आप उसको स्टडी करोगे विद टाइम और फ्यूचर की तरफ जाओगे कि आगे इसमें कौन सी बीमारी आई, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां इसमें आई, या कौन कौन सा हेल्थ इंपैक्ट इसमें आया। तो आज उसके पास कॉज है, कल उसमें इंपैक्ट आना है। ये होती है प्रोस्पेक्टिव या कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल या रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है, आज उसमें इंपैक्ट आ चुका है, आप पीछे को चलते हो कि इसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से आज इसमें ये इंपैक्ट आया हुआ है। देन केस कंट्रोल स्टडी है। इन इट इन इट एक्सपोजर एंड आउटकम आर स्टडीड एट द सेम टाइम। दोनों चीजें सेम टाइम पे पढ़ रहे हो, जिस तरह मैंने कोरोना की मिसाल दी। डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं इसके कुछ। अब क्योंकि आप एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हो, तो आप जो है वो फैक्टर और इम्पैक्ट का जो है वो रिलेशन फाइंड नहीं कर पाते। एक वन टाइम स्टडी है, तो जो डिफरेंट फैक्टर्स किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, अगर कोई बंदा ज्यादा खाना खा रहा है तो किस तरह इम्पैक्ट करेगा, कम खा रहा है तो किस तरह कर रहा है, किसी का इन्वायरमेंट इस तरह का तो उसमें क्या इम्पैक्ट है, दूसरी तरह का इन्वायरमेंट है तो उसमें क्या impact- तो ये चीजें नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि ये एक ही बार होती है। आपने आज कोरोना पे फर्ज करें, जब एक कोरोना या आज को एक बीमारी फैली, आज की आपने स्टडी की कि आज के टाइम में, आज के दौर में ये वजह की वजह, इस वजह से ये इम्पैक्ट आया था, बस खत्म। एडवांटेज इसके इजियर हैं, पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे वगैरह के अंदर आते हैं। आज की जन क्या, आपने स्टडी करना शुरू किया एंड आपने कह दिया आज इतने नंबर ऑफ डायबिटिक्स हैं, इस वजह से। अदर फैक्टर आपने स्टडी नहीं करने, वो आ सकते हैं, आप बेस्ड ऑन मतलब आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी जो केस कंट्रोल स्टडी होती है वो आज की बेस पे होती है, आज के दौर की। ऑड रेशो हम इससे कर सकते हैं, ऑड इज अ प्रोपोर्शन ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर टू लाइक्लीहुड दैट इवेंट विल नॉट अकर। अब इसकी बेस पे आप इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट आप क्या करते हो कि फर्ज कर लें आज आपने एक केस कंट्रोल स्टडी की है जिसमें आपको पता लगा कि 50% पॉपुलेशन के अंदर चीनी का इंटेक बहुत ज्यादा है। अब आप एक ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करते हो कि एक इवेंट, इवेंट क्या है, डायबिटीज का फैलना, तो आप कहते हो कि इनमें डायबिटीज का फैलने के चांसेस कितने हैं और ना फैलने के चांसेस कितने हैं। जब इसका आप वो मतलब डिवाइड करते हो, फैलने के और नॉन ना फैलने के चांसेस, तो उसको कहते हैं ऑड रेशो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी क्या थी, एक पॉपुलेशन एक टाइम पे स्टडी कर दी। केस कंट्रोल में आप डिफरेंट पॉपुलेशन एक टाइम पे भी स्टडी कर सकते हो। जैसे केस कंट्रोल की मिसाल देता हूँ, आप निफ्सट से पॉपुलेशन लेके स्टडी कर लिया आज के दौर में, आपने उसके बाद उसी आज ही के दौर में डीवीएम की स्टडी कर ली, एग्री साइंस की कर ली, तो ये केस कंट्रोल है। डिफरेंट पॉपुलेशन है, टाइम सेम है। लॉन्गिट्यूडनल में सेम पॉपुलेशन होती है, टाइम डिफरेंट होता है। आज निपसेट की आपने स्टडी की, अब उसके बाद एक 20-25 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, जो भी आपका एक स्पेसिफिक टाइम था, उसके बाद सेम पॉपुलेशन पे आपने दोबारा स्टडी की, कंपैरिजन, जिस तरह हम आगोश के डाटा में कर रहे हैं, जो हम कैंप करते हैं, तो हम 3 माह से उनको उनके साथ लिंक है कि हर एक महीने बाद हम आते हैं और उनका डाटा लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसमें दो तरह के होते हैं, पैनल और कोहोर्ट। पैनल में आप पूरी पॉपुलेशन पढ़ते हो। हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट नेचर्स के डिफरेंट उनमें क्राइटेरियाज की सेट पे उनके ग्रुप्स होते हैं। और डेफिनेटली जब आप अपनी स्टडी में डिफरेंट तरह के लोग इंक्लूड करोगे, तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज का मतलब है आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे उस डाटा के रिजल्ट्स को इम्प्लाई कर सकते हो, ठीक है।
इसके अंदर होमोजेनस ग्रुप होते हैं और इसमें सेम कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख ले तो भाई सेम एज जेंडर और जो डेमोग्राफिक के जो लोग हैं वो मैंने चूज करना है, तो वो कौन सी स्टडी हो जाएगी, कोहोर्ट स्टडी। अब होमोजेनस ग्रुप है और ये सिर्फ उस एक स्पेसिफिक ग्रुप में, उस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप में जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, मतलब उन्हीं लोगों पे ये रूल्स या ये जो रिसर्च अप्लाई होगी, ओवरऑल सब पे अप्लाई नहीं होगी। इंटरवेंशनल स्टडी होती हैं, इनमें हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, इनमें नॉन रेंडमाइज है, रेंडमाइज है। रेंडमाइजेशन नॉन रेंडमाइजेशन आपको पता है, मैं सारा कुछ इसको कंट्रोल बता चुका हूँ, रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएंगी। कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल उसमें ये होता है कि वन ग्रुप रिसीव इंटरवेंशन व्हाइल अदर डू नॉट रिसीव एनी न्यूट्रिएंट। एक को आप अपनी इंटरवेंशन दे रहे हो, दूसरे को आप कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे, यानी कि एक को मेडिसिन दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे। प्लेसिबो कंट्रोल में एक को आप सही वाली इंटरवेंशन देते हो, दूसरे को कोई बस ऐसी शो कराते हो कि हमने आपको इंटरवेंशन दी है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ भी। डबल ब्लाइंडेड में क्या होता है कि इसमें रिसर्चर हु इज कलेक्टिंग डेटा एंड स्टडी सब्जेक्ट डोंट नो हु गॉट इंटरवेंशन एंड हु गॉट प्लेसिबो। बेसिकली किया क्या जाता है कि रेंडमली 100 नंबर रख दिए। अब एक बंदे को आ जाता है, आप रेंडमली 100 सैंपल साइज है, आप किसी न किसी हर बंदे को अलग अलग पर्ची दिए हैं, हर बंदे, किसी को 1 नंबर मिला, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। अब उसने दे दिया, अब रिसर्चर उसको पता ही नहीं है किसके पास कौन सा नंबर है। ठीक है, एक किसके पास, दो किसके पास है। वो कहता है जी 1, 5, 7, 12, 15, 20 ये नंबर दे के वो कहता है इन सारों को इंटरवेंशन ए दे दो और दूसरे को इंटरवेंशन बी दे दो। वो सिर्फ ये कह रहा है, इंटरवेंशन ए में क्या है, बी में क्या है, ये भी उसे नहीं पता, उसने रख दिया है। इंटरवेंशन मतलब एक डब्बी में इंटरवेंशन ए है, एक में बी है, बी में प्लेसिबो भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो कहता है जी ऑड नंबर वालों को इंटरवेंशन ए दे दें और जो इवन नंबर वाले हैं उनको इंटरवेंशन बी दे दें। अब ना उसे ये पता है कि ऑड नंबर वाले कौन है, इवन वाले कौन है, और ना ये पता है कि इंटरवेंशन ए कौन सी है, बी। इसे ये पता है कि है क्या, लेकिन इंटरवेंशन ए में कौन सा वाला रखा हुआ है और बी खाली है या ए खाली है, उसको ये नहीं पता होता। ठीक है, तो दोनों चीजें उसको नहीं पता, इसको कहते हैं डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। लिटरेचर रिव्यू, जो भी पब्लिश्ड डाटा होता है उसको स्टडी करना लिटरेचर रिव्यू कहता है। उसके अलावा मेटा एनालिसिस तो सिस्टमैटिक रिव्यू है, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। जो मेटा एनालिसिस है बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करता है कि डिफरेंट रिसर्चेज के अंदर न्यूमेरिकल डाटा जो भी स्टैट लगी होती है उसको कंबाइन करके उनके ऊपर दोबारा स्टैट लगा के उस डाटा को मोर प्रिसाइज करता है। स्टैटिस्टिकल डाटा, उसके ऊपर स्टैट मजीद स्टैट लगा के उसको फिर से स्टडी करता है। इस जो सिस्टमैटिक रिव्यू है ये क्वालिटेटिव है, ये बेसिकली क्वालिटी को करते हैं। ठीक है, बायसनेस क्या है, इसके अंदर कोई अपनी मर्जी के लोग तो चूज नहीं किए गए, इसमें कोई मर्जी की इंटरवेंशन तो नहीं दी गई। बायसनेस को और उसकी एप्लीकेबिलिटी को, कितने लोगों पे ये एप्लीकेबल है भी है ये रिसर्च या नहीं। ठीक है, बाकी आप रीड कर लोगे, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइंस इन न्यूट्रिशन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ये आपके लेआउट आपने याद में तैयार करने हैं ये वाले। ठीक है, और ये आपको फिर जो है वो हेल्पफुल होंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।